बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित और लेखिका रजिया सज्जाद ज़हीर द्वारा रचित कहानी नमक के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पहले भाग में हमने अध्ययन किया था कि पाठ की जो मूल भावना है वो क्या है, पाठ में लेखिका क्या कहने का आपको प्रयास कर रही हैं, जो पाठ है वो किस विषय पे से संबंधित है। और हमने कहानी की शुरुआत कर दी थी कि एक सिख बीवी होती है जिनके परिवार में सफ़िया वहाँ कीर्तन में भाग लेने जाती है। सफ़िया है, उस सिख बीवी में अपनी माँ की छवि देखती है। वो सिख बीवी मूल रूप से लाहौर की निवासी थी, लेकिन वो विभाजन के बाद भारत में रहने आ जाती हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर होता है। तो जब वो लाहौर जाने की बात करती है सफ़िया, तो और बार बार आग्रह करने पर सिख बीबी उनसे लाहौर का नमक लाने के लिए कहती है कि अगर आप जा रहे हो तो मेरे लिए उपहार के रूप में लाहौर से नमक लेके आना। बच्चों, अब कहानी आगे बढ़ती है। सफ़ीना जो है वो लाहौर पहुंच जाती है। सफ़ीना जब लाहौर पहुंच जाती है तो वहाँ लाहौर में उसका मूल वतन था। वहाँ उसका भरा पूरा परिवार था। 3 भाई थे, उनमें से एक भाई पुलिस ऑफिसर भी था। जब वहाँ पहुँचती है तो अपनी बहन को देख करके सभी भाई और परिवार वाले बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी खूब खातिरदारी करते हैं और उनको अनेक गिफ्ट और उपहार भी देते हैं। उनके सामने अब जब सब कुछ होने के बाद लेखिका उनको उस सिख बीवी के प्रसंग को बताती है और उनके सामने अब सफ़ीना के सामने अब समस्या आती है कि वो किस प्रकार उस सेर भर 1 किलो नमक की पुड़िया को वो लेके जाए, क्योंकि नमक का आदान प्रदान जो है लाहौर से जो पाकिस्तान से भारत नमक लाना गैर कानूनी होता है। सफ़ीना का जो भाई है वो पुलिस ऑफिसर है, वो उससे बताता है कि अगर आप यहाँ से नमक लेके जाओगी तो वो गैर कानूनी है। कानून इस बात की अनुमति, पाकिस्तान का कानून इस बात की अनुमति आपको नहीं देता है। लेखिका सोचती है कि सभी कानून क्या हुकूमत के ही होते हैं, क्या सरकार के बनाए होते हैं? इंसानियत का, मानवता का कोई कानून नहीं होता। अगर किसी ने प्रेम से कोई उपहार मंगाया है तो क्या उसे कानून उस बात को अनुमति नहीं दे सकता? लेकिन इसी बीच उसका भाई व्यंग करता है कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो भारत के हिस्से में तो बहुत सारा नमक आया था। अब जो सफ़ीना है उनका जो मूल वतन पाकिस्तान होने के बावजूद भी उसे इस बात से चिढ़ होती है और वो झुंझला करके अपने भाई से नाराज़ हो जाती हैं और अपनी नमक ले जाने की जो जिद है उस पर वो अड़ जाती हैं। भाई उसे कस्टम क्या होता है? कस्टम जब एक दूसरे की सीमाओं में लोग प्रवेश करते हैं तो जो अधिकारी होते हैं वो उनके सामान को चेक करते हैं, जांच करते हैं कि कोई व्यक्ति है वो गैर कानूनी रूप से किसी सामान की आवाजाही तो नहीं कर रहा है, स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है। तो इस बात का दायित्व कस्टम अधिकारियों पर होता है। तो भाई उनको कस्टम की जांच का हवाला देता है कि अगर आप कस्टम में पकड़ी गई तो आपकी तो बेइज्जती होगी, हमारे परिवार की भी बहुत जो इज्जत है वो दाव पर लग जाएगी। लेखिका कहती है कि वो उस नमक को चोरी से नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि वो प्रेम का उपहार है जो उसे अपनी माँ स्वरूपा, माँ के समान दिखने वाली सिख बीवी के लिए ले जाना है। तो उस उपहार को वो शालीनता के साथ में, नम्रता के साथ में, विनम्रता के साथ में ले जाना चाहती है। परंतु भाई उसको बार बार कानून की सख्ती के विषय में बताते हैं कि कानून बहुत सख्त है और ये नमक का इस तरह ले जाना गैर कानून है। अंत में जब भाई और उसकी बहस काफ़ी हो जाती है तो वो रोने लगती है और भाई से वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद बच्चों देखो, एक कस्टम विभाग ये हो रहा है। जैसे आप ये तो एयरपोर्ट वाला है, जैसे आप बंदा प्रवेश करता है तो ये लोग जांच करते हैं, जैसे ये लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं इसी तरह लोग वहाँ पे जांच करते हैं। बच्चों, हम कहानी आगे बढ़ती है। अब वो लेखिका जब भाई से उसकी तकरार हो जाती है, अब वो रात को सोने का प्रयास करती है, क्योंकि अगले दिन 2 बजे उसकी ट्रेन है वहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया के लिए। उसने सारी रात पैकिंग करती है और सारा सामान सूटकेस में और बिस्तर बंद बेडिंग में आ जाता है उसका। अब बचती है कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया। कीनू उसको गिफ्ट में मिलते हैं, उपहार में। गुस्सा उतरने पर
अब वो भावना का जो स्थान है, वो भावना पर बुद्धि धीरे धीरे हावी हो जाती है। वो भावना में बहकर उस नमक की पुड़िया को ले जाना चाहती है, लेकिन अब उसे अपनी बुद्धि बार बार उसको कहती है कि भाई ये चीज़ गैर कानूनी है, आप इसको कैसे करोगे। तो वो उसको नमक की पुड़िया को, सौगात को, उस उपहार को ले जाने के लिए अपनी बुद्धि से तरह तरह के तरीके वो अपनाने का प्रयास करती है। तो भावना पर जो बुद्धि है वो हावी हो जाती है। वह नमक को ले जाने के तरह तरह के तरीके सोचती है। अंततः वो निश्चय करती है कि वो कीनुओं की जो टोकरी है, उस टोकरी के नीचे नमक की पुड़िया को छुपा देगी, क्योंकि उसने जब आते वक्त चेक किया था कि भारत से केले पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान से कीनू इंडिया जा रहे हैं, और उन केलों की और कीनुओं की कोई जांच नहीं की जा रही है। तो अगर वो उस कीनू की टोकरी में अगर वो नमक रख देगी तो हो सकता है उसकी कस्टम अधिकारी जांच ना करे, वो चोरी छुपे उस नमक को अपने देश इंडिया उपहार के लिए उस सिख बीवी को ले जाने के लिए ले सकती है। लेकिन तो फिर इस प्रकार वो निश्चय करके वो उसके दिमाग में निश्चिंत हो जाती है कि हाँ इसी प्रकार यही रास्ता सही है, और वो उस नमक की पुड़िया को क्या कर देती है, नमक की पुड़िया को, इन कीनों को बाहर निकाल करके नमक की पुड़िया नीचे रखती है, इनके ऊपर वो कीनू जमा देती है। कीनू क्या होते हैं, कीनू ये संतरे टाइप के माल्टा और संतरे टाइप का एक फ्रूट होता है। बच्चों इसकी पैदाइश पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और इसीलिए जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ पे कीनू बहुत आयात किया जाता है, और पाकिस्तान वाले हमारे यहाँ से केले बनाना बहुत मंगाते हैं। बच्चों कहानी फिर अब लेखिका के मन और मस्तिष्क में अपने उस लाहौर को छोड़ने की बेचैनी चल रही होती है। वह लाहौर की सुंदरता, उसके प्राकृतिक सौंदर्य, उसके माहौल, वहाँ जो सगे संबंधी हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में ख्वाब देख रही होती है। उसके 3 सगे भाई हैं, चाहने वाले दोस्त हैं लाहौर में, बाप की उनके पिता की कब्र है जहाँ उसको दफनाया गया है, अपनी पुश्तैनी कोठी है, नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजियाँ हैं जो उससे मासूम से सवाल करते हैं कि आप यहीं क्यों नहीं रहते हमारे पास में, आप भारत क्यों जा रही हैं। उनको क्या पता कि विभाजन क्या होता है। तो इस प्रकार उनके जो नन्हे मुन्ने भतीजे भतीजों की बातें उसके दिमाग में वो घूमती रहती हैं, सब उसके दिमाग में एक रील की तरह चलते रहते हैं। वह उस क्षण को भरपूर जी जाती है कि अब मैं क्या पता दोबारा आना हो नहीं हो, आना भी हो तो पता नहीं कब हो, और कब हो तो पता नहीं ये माहौल किस प्रकार रहे। अब उसे लाहौर से जुदा होने का और मुक्त आवागमन ना होने का अफसोस हो रहा था कि वो लाहौर से जुदा तो हो रही है, लेकिन ये सीमाएं खींचने के कारण भारत के लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो 1947 से पहले अवस्था थी, लोग फ्रीली मूवमेंट कर पा रहे थे। अब भारत से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता पड़ रही थी। कल उसको लाहौर वापस जाना था, शायद उसको दिमाग में शायद वो सोचता है फिर ना आ सके, क्योंकि जीवन है, क्या पता जीवन के बारे में किसको क्या भरोसा कि ईश्वर ने कितनी सांसें हमको दी हुई हैं। फिर वो अब उसे अपने यादों में इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला और वहाँ की सूरज की डूबती किरणों का जो जो मंजर है, वो दृश्य है, उसके दिमाग में घूमता रहता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसका हाथ कीनुओं की टोकरी है, वो ठंडी ठंडी जो कीनू उसको लगते हैं तो उससे उसकी नींदें खुल जाती हैं। वो कीनुओं के बारे में उसके दोस्त ने उनको उपहार देते हुए कहा था कि आप कीनू ले जाइए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट है। इससे भारत और पाकिस्तान की दोस्ती का ये सबूत है, और ये मिठास भरी मिठाई है। बच्चों इसके बाद देखिए आप, ये इकबाल का मकबरा है जो पाकिस्तान में स्थित है, और ये लाहौर का किला है। इस प्रकार हमारे देश में भी लाल किला है, जामा मस्जिद, इस प्रकार वहाँ भी बहुत दर्शनीय स्थान हैं। तो देखिए जो सफ़ीना को उसकी याद आ रही होती है, क्योंकि उसको वहाँ से बिछुड़ने का गम हो रहा होता है। इसके बाद अब वो दिन आ जाता है जब उसको वहाँ से रवाना होता है। लेखिका फर्स्ट क्लास का जो ट्रेन का टिकट था उसका तो वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। टिकट उसके भाई ने उसको दिल्ली तक का दिला दिया था। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो लेखिका को अब चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ी जाऊं। तो लेखिका अंततः निश्चय करती है कि ये मोहब्बत का तोहफा है जो उसे अपनी माँ स्वरूपा सिख बीबी को देना है। तो ये वो तोहफा है, वो चोरी छुपे नहीं लेके जाएगी, वो उसे पूछ करके, ये दिखा करके ही लेके जाएगी। इसी निश्चय के साथ
उस कीनू की टोकरी से उस पुड़िया को, नमक को निकाल लेती है, उसे अपने हैंडबैग में डाल लेती है। सामान जांच होकर के वहाँ से निकल जाता है, तो अपने हैंडबैग के साथ वो कस्टम ऑफिसर के पास वो पहुँचती है और उसे अपनी पुड़िया निकाल करके हैंडबैग से उसको पकड़ा देती है और सारी कहानी उसको कह देती है कि किस प्रकार उसे ये नमक की पुड़िया क्यों ले जानी है। कस्टम ऑफिसर उसकी जो भावना को देख करके बहुत आश्चर्यचकित और हैरान होता है और वह उसके मन की सारी बात को समझ जाता है, क्योंकि वो दोनों एक ही नाव की सवारी थी। देखा जाए दोनों के मन में इसी एक ही प्रकार का द्वंद्व चल रहा था। जो कस्टम ऑफिसर है उसने उस पुड़िया को वापस लपेट करके जो सफ़िया के बैग में वो पुनः डाल देता है। वो कहता है कि मोहब्बत का तोहफा है, तो ये तो कस्टम से इस तरह गुजर जाता है कि कानून हैरान रह जाता है। कस्टम ऑफिसर उसको उस नमक की पुड़िया को ले जाने की इजाज़त देता है। उसने जब लेखिका उससे, जब सफ़ीना उससे पूछती है तो वो कहता है कि आपका वतन जिस प्रकार लाहौर है, मेरा वतन भी आज भी दिल्ली है। वो दिल्ली से माइग्रेट होकर के, विस्थापित होकर के अब वो लाहौर में कस्टम अधिकारी के रूप में कार्यरत है। वो बोलता है कि मैडम धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जानी हैं, आप जाइएगा तो जामा मस्जिद जो है दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों को मेरा सलाम दीजिएगा। वो भी दिल्ली की जामा मस्जिद को याद करता है। साफिया जांच के उपरांत अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। सभी उसे अपनी भावपूर्ण विदा देते हैं, सब उसको इमोशंस में उसको रोने लगते हैं। बच्चों ये है दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसके लिए पाकिस्तान के में कार्यरत कस्टम ऑफिसर उसको सलाम देने की बात करता है, क्योंकि वो दिल्ली का ही मूल निवासी था। विभाजन के पश्चात वो पाकिस्तान में जाकर के रहने लगा था और कस्टम ऑफिसर के रूप में कार्यरत था। बच्चों अब दूसरी परिस्थिति आती है कि जब जो रेल है, इंडियन जो बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर जो है इंडिया में, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए जब इंडिया में प्रवेश करती है वहाँ रेलवे स्टेशन है अटारी, तो वहाँ भी कस्टम ऑफिसर है, वहाँ भी जांच होती है। अब इंडियन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इंडियन कस्टम अधिकारी हैं, वो जांच करते हैं, तो भारतीय पुलिस उस रेल में चढ़ती है। अब दोनों की जो है तो एक ही माँ की संतान, दोनों की एक जैसी भाषा, एक जैसी सूरत, कपड़े, बात करने का लहजा, गाली देने का अंदाज, सब एक जैसा लगता है सफ़ीना को। तो उसे लाहौर ख़त्म कब हुआ और कब अमृतसर शुरू हुआ उसको एहसास ही नहीं होता, क्योंकि दोनों की एक जैसी बोली, एक जैसी बनावट है। तो इस बात से भी प्रूफ है कि दोनों के जो जब शारीरिक बनावट, बोलचाल एक जैसी है, तो उनके मन की में जो भावनाएं पल रही हैं वो भी एक समान ही है। यही बात सिख बीवी के माध्यम से आपको पता चलती है, यही बात सफ़ीना के माध्यम से मालूम चल रही है, और यही बात आपको पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर उसके माध्यम से बात चल रही है। अब आती है बात भारतीय कस्टम ऑफिसर की। अमृतसर में जब कस्टम की जांच शुरू होती है तो वह कस्टम ऑफिसर के पास पहुंचती है और उसे अपने नमक की पूरी कहानी वो भी सुना देती है। अफसर उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो डर जाती है, पता नहीं ये अफसर उसके साथ में किस प्रकार की उसको सज़ा देगा। एक कमरे में जाकर उसे बिठा देता है और उसका खूब वो सत्कार करता है, चाय मंगवाई जाती है उसके लिए, और वो मेज़ की दराज में से, ड्रॉर में से उसको एक किताब दिखाता है सफ़ीना को। वो किताब उसके जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त ने 1946 में भेंट की थी। उस किताब पर लिखा था शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ एक भेंट, ढाका 1946। ढाका मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ कि ढाका भी उस समय भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। बच्चों ये जो भारतीय कस्टम अधिकारी है उसका नाम सुनील दास गुप्ता है, और इसका मूल जो वतन था, मूल जो मातृभूमि थी वो ढाका थी। बच्चों ये अटारी रेलवे स्टेशन है, जहाँ जब ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया में प्रवेश करती है तो ये भारत की सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है। लेखिका के जब सफ़ीना उससे पूछती है, सफ़ीना पूछती है उससे कि आपका वतन कौन सा है, तो वो अपने वतन का नाम ढाका बताता है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो वो ढाका में था, और जिस दिन वे भारत आ रहा था उससे एक वर्ष पहले 1946 में ही उसकी सालगिरह पर, बर्थडे पर उसके दोस्त ने एक किताब उसको दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहते थे और साथ में पढ़ते भी थे और नौकरी भी करते थे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। वतन शब्द पे जब वो जोर देता है सुनील दास गुप्ता कि ढाका को आज भी वो अपना वतन कह रहा है,
तो वो लेखिका सफ़ीना है, वो जो सफ़ीना है वो आश्चर्यचकित हो जाती है। इस बात को जो जो कस्टम अधिकारी इस बात से झुंझ जाता है। वो कहता है आज भी मेरा वतन ढाका ही है, और आज भी उसे ढाका के जो डाब है, नारियल पानी, कच्चा नारियल है, उसको बहुत याद आते हैं। और वो कस्टम अधिकारी सफ़ीना की भावना से, उसके मनोभावों से प्रभावित होकर के उस नमक की पुड़िया को वापस उसके हैंडबैग में रख देता है, उसको ले जाने की अनुमति दे देता है। बच्चों ये है डाब, इसको बोलते हैं कच्चा नारियल। इसमें से ये ढाका में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता था उस समय। बच्चों अब इस कहानी में सबसे जो ये सार क्या है इसका, कि जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास जो कस्टम अधिकारी था वो सब चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। सफ़िया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ, क्योंकि ये जो लाइन खींची गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई है, ज़मीनी स्तर पर है। लोगों के दिलों में तो ये लाइन नहीं खींची है। आज भी लोग एक दूसरे के जो मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं। बच्चों अब इसमें सीबीएसई में इस पार्ट में से सीबीएसई की परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों कर दिया था। ये कई बार सीबीएसई की एग्ज़ाम में पूछा चुका है, क्योंकि ये गैर कानूनी था और उसे इस बात का भय था कि अगर वो कस्टम अधिकारी की जांच में पकड़ी गई तो सफ़ीना की और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। कानून इस बात की अनुमति नहीं दे रहा था। इसी प्रकार अगला प्रश्न, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन का द्वंद्व, उलझन, उसको स्पष्ट कीजिए। क्या द्वंद्व चल रहा था कि इस प्यार के उपहार नमक की पुड़िया को वो चोरी छुपे लेके जाए, चोरी छुपे ले जाए तो छुपाए कैसे वो, और अगर बता के ले जाए तो कैसे बता के ले जाए, उसका क्या रास्ता निकाला जाए। दूसरी बात है कि प्यार का उपहार है, इससे वो चोरी छुपे क्यों लेके जाए, उसको वो शालीनता के साथ में बता करके लेना चाहती है। इस प्रकार उसके मन में द्वंद्व चल रहे होते हैं। इसी प्रकार नमक के ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में जो द्वंद्व उठते हैं, उसके आधार पर सफ़िया के चरित्र की विशेषताएं, जो सफ़ीना है वो बहुत भावुक किस्म की महिला है। वो आज भी अपने लाहौर को अपना वतन मानती हैं। वो सिख बीबी के विपरीत धर्म के होने के बावजूद वो सिख बीबी में अपनी माँ की छवि देखती हैं। उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उठा हुआ होता है। वो अपने वादे को निभाने का प्रयास करती हैं तो वादे की पक्की हैं। संकल्पशील महिला हैं, अपने संकल्प को पूरा वो करने की ठान लेती है, उसको पूरा भी वो करती हैं। इसके बाद है बच्चों को अगला क्वेश्चन आता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से ज़मीन और जनता बट नहीं सकती। उक्त तर्कों और उदाहरण के जरिए इसकी पुष्टि करें। ये क्वेश्चन भी कई बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है कि ज़मीन पर जो बंटवारे के कारण लाइन खींची है, तो इससे ज़मीन का बंटवारा हुआ है, लोगों के दिलों का बंटवारा नहीं हुआ है। चाहे वो सफ़ीना के मन की भावना देख लीजिए आप, चाहे वो सिख बीबी है जो इंडिया में रह रही है और लाहौर के पाकिस्तान के लाहौर को अपना वतन मानती है। पाकिस्तान के लाहौर में कस्टम अधिकारी के रूप में कार्यरत वो व्यक्ति दिल्ली को अपना वतन आज भी मानता है। इसी प्रकार भारतीय सरजमी पर, भारतीय मुल्क में अटारी बॉर्डर पर कस्टम अधिकारी के रूप में काम करने वाले गुप्ता जी आज भी अपने ढाका को, दूसरे वतन को अपना वतन मानते हैं। तो ये जो मन की जो ज़मीन पे लाइन खींची गई है, ये एक राज्य की लाइन है, ज़मीनी स्तर की लाइन है, लेकिन आज भी अपने मन से हम उस लाइन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमक कहानी में भारत और पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। कैसे मोहब्बत का नमकीन स्वाद, प्रेम किस प्रकार घुला हुआ है कि किस प्रकार सफ़ीना इस प्रेम के वशीभूत होकर के ही सिख बीबी को अपना दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए उस नमक की पुड़िया को भी चोरी छुपे लाने तक को तैयार हो जाती है। सब प्रेम, ये प्रेम का नमकीन स्वाद है। और वो सिख बीबी है, वो अपने हिंदुस्तान में नमक की बहुतायत होने के बावजूद भी वो अपने मुल्क की याद उस नमक को लाहौर से मंगाना चाहती है। इसी प्रकार जो पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी है आज भी दिल्ली की यादों में खोया हुआ है, दिल्ली को अपना वतन मानता है। इसी प्रकार भारत का जो भारत में कार्यरत कस्टम अधिकारी है वो ढाका को अपना वतन मान रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक दूसरे के देशों के बीच में बंटवारा होने के बावजूद, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे के मन में आज भी नमकीन प्रेम की भावना घुली हुई है।
और ये लेखिका कहती हैं कि ये आगे तक भी अगर नई पीढ़ी के लोग हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो भावना है, भावनाओं का ज्वार समाप्त नहीं होगा और धीरे धीरे एक दिन वो वक्त भी आएगा जब ये तीनों जो मुल्क के लोग हैं एक दूसरे में मुक्त होकर के आएंगे जाएंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से और पहले भाग के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस नमक पाठ का पूरा सार, इसकी भावना, इसके जो CBSE में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं और भारत पाक का जो विभाजन है, इस पाठ का जो सारांश है, लेखिका के बारे में जो है इसका जीवनी है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको मेरे ये वीडियो और पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।